चैप्टर्स के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं और बाकी के लिए मैंने जो है वीडियो शुरू कर दी है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम पास हो सेमेस्टर 4 के लिए। तो उसमें सबसे पहला यूनिट 1 है जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ओवरव्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका यूनिट 2 मटेरियल से रिलेटेड है और इसमें लेबर है, तो ऑलरेडी मैंने लेबर से रिलेटेड एंड मटेरियल से रिलेटेड यूनिट्स पे मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ओवरहेड कॉस्ट ये मैं करा दूंगा आपको। बाकी आपका यूनिट 4 से कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग करा दिया मैंने। प्रोसेस करा चुका हूँ, लेकिन 1 2 3 जो है ये नहीं कराया, ये आपको मैं करा दूंगा। एंड यूनिट 5 जो अकेला ही एक बुक है जो कि आपका रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है, ये ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके जो है ये वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पहली बार पढ़ा होगा, यानी ना ही आपने 11th में पढ़ा ना ही आपने 12th में पढ़ा है। तो ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को आपको सारी चीज़ें जो भी आपको समझाई जाएगी वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही होगी, नो डाउट। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता है क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, यहाँ पर आपने देखा सभी की मीनिंग यहाँ पर जो है मेंशंस हैं। तो मैं इसमें से जो है यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से, अगर मैं हाईलाइट एक बार कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सिंपली मीन कॉस्ट फाइंडिंग एनी कॉस्ट, लिखा है मीन कॉस्ट फाइंडिंग बाय एनी प्रोसेस एंड टेक्निक, इट कंसिस्ट प्रिंसिपल एंड रूल विच यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग। कहने का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक तरीके की टेक्निक है जिससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट एज अ एस्टिमेटेड आ सकता है। चीज़ें एस्टिमेटेड कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे, क्योंकि देखो जब हम कोई भी डेटा, एक्चुअल डेटा पे बात करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जो कि अभी शुरू से आप करते हुए आ रहे हो। आपने ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाया जो कि आपने 11th में भी बनाया और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। फिर उसके बाद आपने फाइनेंशियल, आपका एफएम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी आपने चीज़ों को बनाया। लेकिन कॉस्ट अकाउंट जो होता है ये एक एस्टिमेटेड अकाउंट होता है, एक तरीके से हम कह दें कि एस्टिमेट सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। इसमें ये बताना होता है कि अगर कोई चीज़ मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेता हूँ तो उसमें कितना एस्टिमेट खर्चा आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स मीन फाइंडिंग बाय एनी कॉस्ट एंड टेक्निक, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल विच यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। यानी इसके बिहाफ पे, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सामान को बनने में कितना कॉस्ट आ सकता है। जैसे मोटर कार हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी केमिकल की फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, स्टील हो गया, पेपर हो गया, ये सभी चीज़ों को अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट राइज होता है, ठीक है। और अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइड अ सर्विस, एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, इसमें भी जो है हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना खर्चा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये जो डेफिनेशंस लिखी है तो ये इन्हीं चीज़ में बात कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है सारी चीज़ें जो एस्टिमेट जो है हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इन अ बुक ऑफ अकाउंट बाय मीन ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सर्टेन एंड कंट्रोल। हम क्या करते हैं, कोई सामान बनाने से पहले ही उसका जो है ये पता कर लेते हैं सामान जो है कब बनेगा और कितने टाइम उसमें लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। ये सारी चीज़ें जो है हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि उसी के हिसाब से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हमने मीनिंग पढ़ा, हमने चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को फाइंड किया कि जब हम किसी चीज़ का सामान बनाने से पहले ही उसका एक एस्टिमेट तैयार करते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव इसे क्यों बनाना होता है तो उसमें 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है असर्टेन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट में होने वाले बदलाव को रोकना।
जब हम पहले से ही चीज़ों को पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा आने की पॉसिबिलिटी है, तो हम काम भी उसी हिसाब से करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये पता लगाना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा क्या होगा बनाते समय, एंड सर्विस रेंडर इट, या सर्विस के रिगार्डिंग क्या होगा। बोथ एग्रीगेट कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट for a certain various method employed different industry like a job costing, process costing and operating costing। यानी हम ये अलग अलग जगह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग से थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग भी चेक कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के थ्रू जो है इसमें हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। दूसरा, जब हम कोई चीज़ एस्टिमेट कर लेते हैं तो उस पर आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो दूसरा काम ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है, इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो हमने पहले से ही जब हमने ये पता लगा लिया कि इतना खर्चा आएगा, तो हम कॉस्ट को उसी के अंदर में जो है एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है खर्चा उसी के कंट्रोल में रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तीसरा मेन क्या होता है, गाइड फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। इसी के रिगार्डिंग जब हम ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी जो एक मैनेजमेंट के थ्रू जो लिया गया डिसीजन होता है, तो उसी के हिसाब से चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉस्ट डेटा प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर वेरियस मैनेजरल डिसीजन लाइक अ मेक और बाय, कीप और रिप्लेस एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या रखना है, ये सारी चीज़ें। अब कहने का मतलब यहाँ तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। एग्ज़ाम में पूछता है, पहले पूछेगा कि व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। 10 मार्क्स का है, कहीं नहीं गए, आराम से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक टू presenting a true and fair view of overall result of transaction। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो एक तरीके से ट्रू और फेयर व्यू बताता है ओवरऑल रिजल्ट का, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी अकाउंट में रिकॉर्डेड होती है और वो एक्चुअल डेटा पे होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है वो एक्चुअल डेटा पे होती है, और इसीलिए हम इस पर आसानी से बता सकते हैं कि ये एज अ प्रॉफिट है या लॉस है, एज अ ट्रू। और अगर मैं साथ में बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटेड सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले ये हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पर बेस होता है, यानी जो भी डेटा हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, वो पहले से ही डेटा हमारे पास होता है, तो उसी के लिए हम इसको हिस्टोरिकल नेचर का कहते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, इसका जो है सारा का सारा परफॉर्मेंस जो होता है वो ओवरऑल होता है। कहने का मतलब फाइनेंशियल अकाउंट जो है डिस्क्लोज एंड रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी अदरवाइज बिजनेस एज अ होल सिंस डज नॉट क्लासीफाई अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट एंड सेगमेंट। कहने का मतलब ये पूरा ओवरऑल प्रॉफिट बताता है, ये नहीं बताता कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक लिमिटेशन इसकी ये है। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि जो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था हिस्टोरिकल इन नेचर, कहने का मतलब हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे ही होता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैंने 1 लाख की मशीन 2015 में ख़रीदी है और आज 2025 है, तो 2025 में भी हम उसकी 1 लाख की ही वैल्यू दिखाएंगे। तो यही होता है हिस्टोरिकल डेटा पे दिखाना, इसलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहली चीज़ हिस्टोरिकल इन अ नेचर, दूसरा ओवरऑल परफॉर्मेंस, तीसरा कह रहा है नो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ये प्रॉपर ओवरऑल बताता है, तो इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट वाइज क्लासीफाई कर सकते हो, जॉब एंड प्रोसेस वाइज आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इसमें जो है
इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एक्सपेंस आर नॉट क्लासीफाइड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड फिक्स एंड वेरिएबल और कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। यानी कि हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में ऐसा कोई नहीं होता। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो होता है, लेकिन इसमें जो है फिक्स, वेरिएबल एंड कंट्रोल एंड अनकंट्रोल जो है इस चीज़ के कोई एक्सपेंस नहीं होते, तो इसीलिए हम इस चीज़ को अलग रखते हैं। दूसरा कह रहा है मटेरियल लॉसेस। इसमें मटेरियल लॉसेस के रिगार्डिंग क्या कहानी कह रहा है, इसमें कह रहा है देयर बीइंग नो मटेरियल कंट्रोल ऑपरेटिंग। यानी कि सीधी सी बात है कि इसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कितना मटेरियल यूज़ हुआ है और कितना हमने जो है शॉर्टेज किया है, बस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद ऐसे ही है लेबर कॉस्ट कंट्रोल, यानी हम इसमें ये भी पता नहीं लगा सकते कितना लेबर कॉस्ट कंट्रोल हुआ है। दूसरा, इसमें आइडल टाइम का भी फैसिलिटेट नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज़ करो इसमें लिखा है कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट रिवील लॉस ड्यू टू आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइडल का मतलब होता है जब कोई चीज़ खाली पड़ा हो, यानी वो मशीन चल नहीं रही हो, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंट ये भी नहीं पता लगा सकता कि कौन सी मशीन कितनी चली है और कितनी नहीं चली है, ठीक है। कोई कॉस्ट में कंपैरिजन नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है जो आपने सीखनी है और आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आई भी होगी। और भी पॉइंट्स हैं इसके, आराम से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नहीं है, लेकिन खैर मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है आप चाहो तो 2 और पढ़ लो, 10 नंबर काफ़ी हैं, इससे आप आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रिलेशनशिप क्या है फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच। तो मैं सिंपल से आपको बताऊं कि भाई इसमें लिखा देखो कुछ डिफरेंस है वो इस तरीके से, या हम कह दें कि सिमिलैरिटीज़ क्या है बिटवीन इन दोनों के बीच में। तो सिमिलैरिटी के आधार पे अगर हम बोले तो कह रहा है नंबर 1 कि बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट एंड द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, दोनों ही ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। और उसके बाद बोथ कंसर्न रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें जो है दोनों ही जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और आगे कह रहा है कि बोथ सेट ऑफ अकाउंट यूज फॉर सेम बेसिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। तो ये भी आप देख सकते हो, दोनों जो है अकाउंट्स जो है इवेंट्स को देख के ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड बोथ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री, एंड जो दोनों जो है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे किए जाते हैं, नंबर 1। तो ये पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बोथ सिमिलैरिटी क्या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। टोटल 9 पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसमें से जो भी आपको 7-8 लगे वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बोथ द सेट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म ऑल थ्रू द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी कह रहा है बोथ द सेट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म, ये दोनों जो है मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ तक हो गई, आप यहाँ तक लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ईच ऑफ दिस ब्रांच म्यूचुअली helpful to the other. Financial accounting provide the basic information, writing up cost record, and cost accounting assist the financial account inventory valuation। कहने का मतलब दोनों ही म्यूचुअली दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट की हेल्प करता है और फाइनेंशियल अकाउंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बोथ द सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फर्निश द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्ट पार्टी, यानी ये दोनों के लिए जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है दोनों के लिए प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आराम से आपने लिखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ना बने इसीलिए मैंने जो है आज की वीडियो में यहीं तक की चीज़ों को रखा है, और आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊँगा इससे आगे के इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी आप सिमिलैरिटी ढूंढ रहे थे वैसे ही इसमें डिफरेंस क्या होगा, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो आपने इसमें पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में यही आ जाता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट चीज़ों को करा रहा हूँ। एक क्लास इसकी और लगेगी एंड देन